हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विकी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर्यन भाटिया। आ गया हूं एक न्यू सब्जेक्ट के साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं ये वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, और लास्टली कि एक मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। जब भी हम ये सब्जेक्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस टू एवरीवन्स माइंड इज दैट सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि इसके अंदर है क्या। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल यूजफुल प्रोडक्ट। ये हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हेल्प से जो अनयूजफुल प्रोडक्ट को यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। या तो वो मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। देयर इज अ वन वुडन ब्लॉक. After processing that wooden block, we are converting that wooden block into a useful product. It can be a chair or a bench. So in this case, a wooden block is a raw material for us. But after processing that wooden block, we are converting it into a chair or a bench. So that chair or a bench is the final useful product to the customer. एक fundamental goal कोई भी manufacturing process का यही है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो यूजफुल फॉर्म के अंदर हो, यानी कि यूजफुल टू द कस्टमर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ कॉइनिंग प्रोसेस। कॉइनिंग प्रोसेस क्या होता है, फिगर के हिसाब से समझते हैं। वर्कपीस इज केप्ट बिटवीन द टू शेप डाइस, यानी या फिर आप बोल सकते हो एक या डाई या पंच। डाई इज केप्ट बिलो द वर्कपीस एंड पंच इज एट द अबव। जो डाई है हमारा वो स्टेशनरी रहता है, बट पंच कैन move up and down, and so when the punch presses the workpiece towards the die, it gives the desired final shape. तो हमारा जो फाइनल शेप हमें वर्कपीस पे चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द इम्प्रेशन ऑफ द पंच एंड द डाई। वी कैन ऑल्सो से दैट द पंच एंड द डाई इज द रेप्लिका ऑफ द वर्कपीस। सो here comes the classification of the manufacturing process, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम किस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोसेसेस को कवर किया है मैंने उनके सिर्फ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को बताया कि वो किस तरह वर्क करता है। इन डिटेल वीडियोस नहीं बनाई है, अभी इन डिटेल बनाऊंगा, लेकिन आपको वो वीडियोस तक पहुंचने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा जब भी मेरी क्योंकि न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। moving forward, we can classify it on the basis of shape, that is metal shaping. उसके अंदर सबसे पहले है कास्टिंग प्रोसेस। आइए कास्टिंग प्रोसेस जानते हैं। फिगर इज ऑन योर स्क्रीन। जनरली ये कास्टिंग प्रोसेस मास प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। अ मेल्टेड मेटल, फर्स्टली द मेटल इज मेल्टेड and then it is poured in the mold cavity or die cavity. It with the help of pouring ladle we are inserting the melting metal in the mold cavity. After once the metal is poured, it is kept for solidify or solidifying stage. Solidifying stage means कि उसको थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने रख देते हैं। जैसे कि मेटल को हम पोर किया, उसको थोड़ा टाइम ठंडा होने रख दिया। There is a parting line as you can see. Above that parting line there is a cope and below it is drag. Above portion is called cope and below it is drag. Both the portion is covered with the sand, and once the part gets solidified, the part is ejected out of the cope or a drag, और sand को या फिर हम destroy करके वो final product को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि आप सेकेंड नंबर की फिगर में देख सकते हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, देखते हैं आइए। रोलिंग प्रोसेस। I have taken example of hot rolling process as you can see on the screen. In this process, two types of rollers are used, upper roller and lower roller. Upper roller can be moved, but lower roller is fixed. Upper roller is adjusted as per the thickness of the metallic plate, which is kept between two rollers. As the metallic plate is passed between the two rollers, the thickness of the metallic plate or a metallic bar is decreasing, as you can see. There is original coarse grain structure on the left side of the figure. यानी कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे है आप देख सकते हैं ओरिजिनल अनवर्क ग्रेन्स है,
जैसे ही वो दो रोलर्स के बीच में से पास हो रहा है, इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू इलोंगेटेड ग्रेन्स, यानी इलोंगेटेड ग्रेन्स यानी कि वो ग्रेन्स का साइज इंक्रीज हो रहा है जैसे ही हम दो रोलर्स के बीच में से उसको पास करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस। सो फोर्जिंग प्रोसेस जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, कॉइनिंग प्रोसेस वो भी एक टाइप का क्लोज्ड डाई फोर्जिंग ही था। ये भी मैंने एक उसी तरह का एग्जांपल लिया है, इसमें भी वही है, जो लोअर डाई है उसको हमने फिक्स रखा है और अपर डाई कैन मूव, अपर डाई इज फिक्स्ड ऑन द रैम व्हिच कैन रेसिप्रोकेट अप एंड डाउन। So as the upper die presses the metallic workpiece towards the lower die, it gives final desired shape. And this type of process is generally used only for manufacturing small components, and it is generally not used for large type of components. Next process, नेक्स्ट इज एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें जनरली एक कंटेनर है और एक उसमें बिलेट या फिर हॉट मेटल को फिल किया जाता है बिटवीन द डाई एंड द रैम। सो एज द हॉट मेटल और बिलेट इज filled in between the die opening and the ram compresses that billet or hot metal towards the die opening. As you can see, ram is pushing from right to left, and final product, extruded product, is obtained at the left side. The shape of the extruded product is dependent on the shape of the die. एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसका शेप डाई ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाई ओपनिंग का शेप रेक्टेंगुलर है, तो हमें एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट भी रेक्टेंगुलर शेप में मिला। अगर यहाँ पे डाई ओपनिंग का शेप सर्कुलर होता तो द प्रोडक्ट मे बी ऑफ सिलेंडर। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप ये प्रोसेस को आराम से रिलेट कर सकते हैं। आपके घर में एक टूथपेस्ट होगी, उसको आप नीचे से फोर्स दोगे तो जो बाहर जो टूथपेस्ट निकलेगी वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी जनरली, बिकॉज इट जो हमारा टूथपेस्ट का ओपनिंग है वो सिलेंड्रिकल है, तो बाहर जो टूथपेस्ट निकलेगी वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी। यू कैन रिलेट दैट एग्जांपल विद दिस। लास्ट इज एम्बोजिंग प्रोसेस। एम्बोजिंग प्रोसेस क्या है कि ये भी सेम टाइप का प्रोसेस है, इसमें पंच और डाई यूज हो रहा है, बट हमें जो ब्लैंक के ऊपर शेप चाहिए वो जनरली डाई के अंदर पहले से ही रखा जाता है। तो जैसे ही पंच नीचे की तरफ आएगा ब्लैंक को प्रेस करते हुए, द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द सॉलिडिफाइंग स्टेज। एज यू कैन सी एम्बोस्ड कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग ऑफ द पंच। Next comes, with the help of joining we can classify process. In that first comes welding process. अब welding process क्या है मैं आपको बता देते हैं। Welding is an operation whereby two or more parts are united by means of heat or a pressure or both. So basically ये process different materials को join करने में help करता है, either by heat applied electrically or by means of gas torch. सिंस एक स्लाइड गैप होता है बिटवीन द एजेस ऑफ द वर्कपीस, और जनरली इसमें फिलर मेटल यूज होता है जिसको मेल्ट किया जाता है इन द गैप्स, एंड आफ्टर सॉलिडिफाइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेल्ड इज ऑब्टेन्ड। सो जैसे कि मैं अब आपको फिगर के हिसाब से समझाता हूँ। एक डीसी जनरेटर है, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें से दो पोलैरिटी निकल रही है, एक नेगेटिव पोलैरिटी निकल रही है और एक पॉजिटिव पोलैरिटी निकल रही है। नेगेटिव पोलैरिटी कनेक्टेड है टू द इलेक्ट्रोड होल्डर, और जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो ग्रिपर की तरफ जा रही है। जो ग्रिपर जो मेटल टेबल के साथ कनेक्टेड है, मेटल टेबल के ऊपर हम दो डिफरेंट मटेरियल जिनको ज्वाइन करना है वो रखेंगे, और जैसे ही विद द हेल्प ऑफ ग्रिपर और इलेक्ट्रोड होल्डर डीसी जनरेटर के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ कनेक्टिंग केबल्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रोड होल्डर के बीच में इलेक्ट्रोड रखा गया है, वो इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटेड है। सो जैसे ही वो मेल्ट होगा, वो दो मटेरियल्स के बीच में जो गैप आप देख सक रहे हैं, वो दोनों मटेरियल को पिघाल के दोनों में हीट जनरेट करके पिघल के वो पूरा वेल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें दोनों मटेरियल ज्वाइन मिलेंगे। Then comes riveting process.
रिवेटिंग प्रोसेस क्या है, ये भी एक टाइप का फोर्जिंग प्रोसेस है। इसमें बस दोनों डाइज मूव हो रही है, उसमें लोअर डाई फिक्स रहती है। सो आप पहली फिगर में देख सकते हैं कि अपर अपर डाई जो है वो तो मूव हो ही रही है लोअर डाई के साथ साथ। तो ऊपर जो पार्ट है रिवेट का वो तो सिलेंड्रिकल ही है, बट जो लोअर पार्ट है जो कोनिकल है उसकी वजह से नीचे से वो लूज रह रहा है। सो हम नीचे से उसको प्रेशर दे दे के उसका डायामीटर भी इंक्रीज कर देंगे ताकि वो दो प्लेट्स के बीच में फिक्स रहे, यानी कि टाइट हो जाए। और रिवेटिंग भी एक टाइप का परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस ही है। देन विद द हेल्प ऑफ कटिंग वी कैन क्लासिफाई, उसमें देखते हैं कैसे। सबसे पहले आता है टर्निंग। टर्निंग में क्या है कि वर्क पीस इज हेल्ड इन द चक बिटवीन द चक्स और बिटवीन द जॉज ऑफ द चक, and then rotation to the chuck is given. So as the workpiece is rotated and feed motion is given to the tool, diameter of the workpiece can be reduced. यानी कि टर्निंग ऑपरेशन जनरली वर्कपीस के डायमीटर को कम करने में हेल्प करता है। सो जैसे ही वर्कपीस रोटेट होगा यानी घूमेगा, टूल का मोशन राइट टू लेफ्ट है, जैसे ही वो फीड देगा उसको तो डायमीटर हमारा हमें जो जिस डायमेंशन का डायमीटर चाहिए वो मिलेगा। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ फिगर के हिसाब से, D1 जो है वो डायमीटर बिफोर टर्निंग ऑपरेशन है और D2 है डायमीटर आफ्टर टर्निंग ऑपरेशन है। देख सकते हैं आप जो D2 मिला हमें यानी वो डायमीटर कम होके मिला, और जो L है वो लेंथ ऑफ टर्न पार्ट है। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग ऑपरेशन। Drilling is one type of cutting operation that uses a drill bit to cut hole of circular cross section in solid material. Drill bit is usually a rotary cutting tool or multi-point cutting tool. और ये जो ड्रिल बिट है आप जैसे ऊपर से देख सकते हैं फिगर में, ऊपर से जो टूल आ रहा है ये एक टाइप का ड्रिल बिट इसको बोलते हैं, या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोलते हैं। ये जनरली प्रेशर देता है, इस प्रेशर इज अप्लाइड अगेंस्ट द वर्कपीस, और ये रोटेट करते हुए प्रेशर देता है वर्कपीस में, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स मिल सकते हैं, जो भी हमें जितने भी साइज का डायमीटर चाहिए उस हिसाब से। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग। अब आप सोच रहे होगे ग्राइंडिंग तो यार एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, इसको कटिंग में क्यों लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राइंडिंग को दोनों में यूज कर सकते हैं हम, कटिंग में भी कर सकते हैं और फिनिशिंग में भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमने क्यों यूज किया है कि जैसे कोई भी, मैं आपको फिगर के हिसाब से नहीं, पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ग्राइंडिंग जैसे कोई भी एक टूल है, अब वो थोड़े टाइम में घिस जाता है तो उसको रीशार्पन करना होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील की मदद से हम उसको रीशार्पन कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको ये ग्राइंडिंग मशीन का मैंने एग्जांपल लिया, मैं उसका आपको उसके हिसाब से समझाता हूँ। ये वर्कपीस जो है इसमें वो वर्क टेबल के ऊपर माउंटेड है, और जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अपनी जगह पे फिक्स है और रोटेट कर रहा है, पर वर्क टेबल जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, जिसकी वजह से वर्कपीस भी ऊपर जो उसके ऊपर फिटेड है या फिर उसके ऊपर माउंटेड है वो भी मूव करेगा, पर ग्राइंडिंग व्हील अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहा है और उसके ऊपर ग्रेन्स, जैसे कि आपको पता ही होगा अब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं ग्राइंडिंग व्हील पे, बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ सरफेस मिलता है। तो जैसे ही वो घूमेगा ग्राइंडिंग व्हील अपनी पोजीशन पे, और वर्कपीस रेसिप्रोकेट होगा विच इज माउंटेड ऑन द टेबल, हॉरिजॉन्टली जो मूव करेगा, उसकी वजह से हमें स्मूथ सरफेस मिलेगा। कूलेंट जनरली इसे यूज किया जाता है ताकि फाइन स्मूथ सरफेस मिले और पूरा जो प्रोसेस है वो ठंडा रहे। नेक्स्ट इज गियर हॉबिंग जनरली ये गियर कोई भी वर्कपीस या ब्लैंक के ऊपर गियर्स या स्लॉट्स क्रिएट करने के लिए गियर हॉबिंग ऑपरेशन किया जाता है। इसमें जनरली आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो टूल है उसके ऊपर बहुत सारे कटर्स लगे होते हैं या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स होते हैं, जिसकी वजह जो हमारे को ब्लैंक के ऊपर जिस शेप का या जिस पिच का हमें गियर चाहिए उस टाइप के कटर्स रखे जाते हैं। जैसे कि आप राइट साइड से देख सकते हैं ये मिलिंग कटर की तरह भी है, पर उसमें एक कटर होता है, इसमें मल्टीपल कटर्स है, जिसकी वजह से हमें गियर ब्लैंक के ऊपर टिप मिलता है। और जैसे इसमें वर्कपीस और टूल दोनों को रोटेट किया जाता है, पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टूल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बट जो वर्कपीस है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। बट एज द टूल इज रोटेटिंग, इट इज गिवन फीड ऑल्सो, सो
हर एक रोटेशन के बाद वो ब्लैंक जो और वर्कपीस जो है वो एक कट आगे मूव होगा, जिसकी वजह से हमें पूरे ब्लैंक या पूरे वर्कपीस के ऊपर स्लॉट्स मिल जाएंगे। और जनरली वर्कपीस जो होता है वो स्पिंडल पे लगा होता है। फिर आता है फिनिशिंग या मेटल फिनिशिंग, उसमें लैपिंग प्रोसेस। अब लैपिंग प्रोसेस जनरली ये जो प्रोसेस है, ये लैपिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू सरफेस आर रब टुगेदर विद एन एब्रेसिव बिटवीन देम। यानी कि इसमें जो बहुत ही फाइन या स्मूथ सरफेस चाहिए ना, यानी जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी दो सरफेस को एकदम साथ में चिपकाना हो ना, ऐसे सरफेस को जब ऐसे सरफेस के लिए कितनी फिनिशिंग चाहिए, इस फिनिशिंग के लिए लैपिंग प्रोसेस यानी सुपर फिनिशिंग के लिए ये यूज होता है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कपीस आर केप्ट ऑन द प्रेशर प्लेट एंड बिलो यू कैन सी एलॉय प्लेट, इट इज ऑल्सो नोन एज लैपिंग प्लेट। सो जो ये लैपिंग प्लेट है, इट इज रोटेटिंग along with that rotation pressure plate is also rotating and reciprocating also। यानी कि समझो लैपिंग जो प्लेट है वो रोटेट तो हो रही है, बट प्रेशर प्लेट जो ऊपर की तरफ है, जिसके नीचे आप देख सकते हैं चार जो ब्लॉक है, ये वर्कपीस है हमारे, ये रोटेट होते हुए नीचे आ रहा है। तो लैपिंग प्लेट भी रोटेट हो रही है नीचे, और प्रेशर प्लेट जिसके ऊपर वर्कपीस लगे हुए हैं वो भी रोटेट हो रहा है, पर वो डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों रोटेट हो रहे हैं। और दोनों के बीच में ये फाइन एब्रेसिव ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो जैसे ही दोनों कांटेक्ट, वो प्रेशर प्लेट नीचे की तरफ आएगा, वो एब्रेसिव के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो एब्रेसिव ग्रेन के जो शार्प कॉर्नर्स है वो वर्कपीस के सरफेस को स्मूथ या फाइन बना देंगे। दोनों के रबिंग की वजह से जो स्मूथनेस मिलेगी हमें सरफेस पे, वो बहुत फाइन होगी, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट या प्रिसाइज स्मूथ सरफेस मिलेगा। नेक्स्ट कम्स हॉर्निंग। अब हॉर्निंग जो है हमारा, ये इंटरनल या बोर्स जो हम ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद जो अंदर आफ्टर मशीनिंग जो शार्प कॉर्नर्स या फिर मार्क्स रह जाते हैं, उनको प्रिसाइज करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए ये प्रोसेस जनरली यूज होता है। ये प्रोसेस में आप येलो कलर के जो देख सकते हैं, ये एब्रेसिव स्टोन्स या फिर हॉर्निंग टूल भी बोलते हैं इसको, ये पूरे सरकमफ्रेंस पे लगे होते हैं, यानी चारों पूरे 4 या 5 लगे होते हैं पूरे सर्कल की तरफ, सर्कल में, जिसकी वजह से जैसे ही अंदर जाता है, ये उसको घुमाते हुए और रेसिप्रोकेट होते हुए उसको फाइन स्मूथ फिनिशिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जो मैंने आपको बताया येलो कलर के एब्रेसिव स्टोन या फिर हॉर्न टूल्स, ये जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, बोरोन नाइट्राइड का भी हो सकता है, या सबका मिक्सचर भी, इन सब मटेरियल्स का बना होता है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बफिंग प्रोसेस। बफिंग व्हील आप देख सकते हैं, ये वन टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बोल सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस यही है, ग्राइंडिंग व्हील में जो भी ग्रेन्स होते हैं वो एक साथ चिपके हुए होते हैं, यानी बाउंडेड होते हैं एक साथ। बफिंग व्हील में ऐसा नहीं होता है, बफिंग व्हील में सारे लूप्स एब्रेसिव्स होते हैं। तो जैसे ही ये हम बफिंग व्हील को रोटेशन देते हैं क्लॉकवाइज, सो जैसे ही ये रोटेट होगा वर्कपीस के ऊपर, बहुत ही फाइन या फिर बहुत ही सुपर फिनिशिंग के लिए प्रोसेस होता है, और इतना स्मूथ मिलता है, इतना फाइन बफिंग प्रोसेस के हमें पूरा वर्क पार्ट मिल जाता है। नेक्स्ट कम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सो सबसे पहले है डक्टिलिटी। सो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि इसके अंदर है क्या। Ductility is defined as a property of metal by virtue of which it can be drawn into wires or elongated with the application of tensile force before rupture takes place. So ductility एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसकी वजह से हम जब टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मटेरियल जो है या मेटल जो है वो वायर्स के अंदर क्रिएट होगा, इतना प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, या तो फिर उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी फिगर में आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी ये डिस्कस किया है, ये वन टाइप ऑफ हॉट रोलिंग प्रोसेस है, जिसमें दो रोलर्स रोटेट होते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, और इसमें से एक मेटलिक प्लेट या हॉट रोल्ड रॉड पास किया गया है, आप देख सकते हैं, जिसका लेंथ जिसकी थिकनेस बाद में इंक्रीज हो रही है, और थिकनेस डिक्रीज हो रही है और लेंथ इंक्रीज हो रही है, और वो वायर के अंदर क्रिएट हो गई। नेक्स्ट इज malleability. Malleability is defined as a property of metal
by virtue of which it can be rolled or hammered into thin sheet without cracking. अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल एल्यूमिनियम कॉइल का लिया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको रोल करके या हैमर करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। सो ऐसी प्रॉपर्टी, बट क्रैक नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल लिया है। यू कैन रिलेट इट विद डेफिनेशन। नेक्स्ट कम टफनेस. Toughness is defined as a property of metal by virtue of which it can absorb maximum energy and impact load before fracture takes place. यानी टफनेस ऐसी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें जो हमें एक ऐसा पॉइंट बताता है कि जिसके बाद ऐसा पॉइंट जहां तक एक मेटल कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब यानी उसको सहन कर सके। यानी जैसे कोई भी मेटल को हम हैमर कर करके उसको शेप चेंज करते हैं, सो कब तक उसका शेप चेंज होगा और कब वो पॉइंट के बाद उसका डिफॉर्मेशन होगा। तो ऐसी कौन सी क्षमता है वो मेटल की कि जहां तक वो उस एनर्जी को सहन कर सके, वो टफनेस बताती है। ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस में ऐसा नहीं है। ब्रिटलनेस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट विल फ्रैक्चर और ब्रेक विदाउट एनी एप्लीकेबल डिफॉर्मेशन। ग्लास एंड कास्ट आयरन हैविंग दिस प्रॉपर्टी। सो ब्रिटलनेस में ऐसा है कि आप थोड़ा भी अगर उसको फोर्स दोगे तो वो एनर्जी को सहन ही नहीं कर पाएगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स द डिफॉर्मेशन स्टेज, यानी कि वो टूट ही जाएगा। जैसे अभी मैं फिगर के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मैंने जैसे अभी टफनेस में बताया कि उसको फोर्स देके शेप के अंदर चेंज करते हैं तो कब तक वो टूट नहीं सकता है, यानी कितनी उसमें क्षमता है कि वो उस एनर्जी को बेयर कर सके, वो टफनेस हमें बताती है। ब्रिटलनेस में आप देख सकते हैं राइट साइड वाली फिगर में कि वो थोड़ा भी प्रेशर हमने अप्लाई किया तो वो टूट ही गया। जैसे कि मैं ब्रिटलनेस का एक एग्जांपल दूं तो चॉक। लर्न एंड हेल्प अदर्स, स्टे गोल्डन। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज मुझे बताना। आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। सो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करें और शेयर टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय गाइस।